हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये एक्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट हमें उसके प्रियम्बल में ही दिख जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि प्रियम्बल इज़ द विंडो ऑफ द एक्ट, विंडो ऑफ एवरी एक्ट। तो प्रियम्बल एक वो खिड़की है जिसमें से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में टोटल 51 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। और ओल्ड एक्ट जो था इसके पहले, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से पहले एक और एक्ट था, वो रिपील्ड कर दिया गया था इन 1955। उसके बाद ये वाला एक्ट आया था इन 1961। ठीक है, और ये एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट क्या है? इस एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट है 30 दिसंबर 1961। जैसे ही हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की बुक खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पेज है, मतलब प्रियम्बल के ऊपर वाला जो पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 25 दिसंबर 1961। मतलब प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? 25 दिसंबर 1961 को। एंड एसेंट फर्स्ट पब्लिश इन द मध्य प्रदेश गैजेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑन द 30 दिसंबर 1961। तो 30 दिसंबर 1961 को इसका क्या है? एनफोर्समेंट डेट है। अब जो उसके नीचे लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक में जो पैरा लिखा हुआ है ना, यही इस एक्ट का एक तरीके से हमको ऑब्जेक्ट बताता है कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बनाने का पर्पस क्या था। जैसे मैं इसको रीड कर रही हूँ। An act to provide for the regulation and control of letting and rent for accommodations for expeditious trial of eviction cases on ground of bona fide requirement of certain categories of landlords and generally to regulate and control eviction of tenants from accommodations and for other matter connected therewith or incidental thereto। मतलब ये एक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता है रेगुलेशन करना और कंट्रोल ऑफ लेटिंग एंड रेंट ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि किसी एकोमोडेशन मतलब किसी स्थान को कैसे कोई व्यक्ति किराए पर दे सकता है, उसका रेंट वो कितना ले सकता है ना, उसका रेंट कितना होना चाहिए। और फॉर एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ एविक्शन केसेस, मतलब कि जो एविक्शन केसेस हैं उनका जो ट्रायल होगा वो एक्सपीडिशियस किया जाएगा। एक्सपीडिशियस हर मैटर में नहीं, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड कौन है? ये चैप्टर 7 वाले हैं। ये सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड जो हैं ये चैप्टर 3A। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ जो लैंडलॉर्ड है वो चैप्टर 3A वाले, एविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड। तो वो यदि लैंडलॉर्ड हैं तो उस केसेस में क्या करेंगे? इनका जो एविक्शन केसेस का जो प्रोसीजर होगा वो एक्सपीडिशियसली ट्रायल किया जाएगा। एंड जनरली टू रेगुलेट एंड कंट्रोल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एकोमोडेशन। और जनरली मतलब किसी भी टेनेंट का एविक्शन करना या उसको रेगुलेट करना फ्रॉम एकोमोडेशंस एंड फॉर अदर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है? किराए से देना मकान को और उसका रेंट कितना लेना है कितना नहीं लेना है, एविक्शन से रिलेटेड केसेस को एक्सपीडिशियसली ट्राई किए जाए जो कि चैप्टर 3A में बताए गए हैं। और वहाँ पे कुछ स्पेशल लैंडलॉर्ड्स हैं, तो वो यदि स्पेशल लैंडलॉर्ड्स केसेस लेकर के आते हैं टेनेंट के खिलाफ और उसका वोट यदि केसेस लेके आते हैं टेनेंट के खिलाफ, तो उसका क्या किया जाएगा? ट्रायल एक्सपीडिशियसली किया जाएगा। और ये पूरा एक्ट जनरली क्या रेगुलेट करता है? एविक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एकोमोडेशंस एंड फॉर अदर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में भी इसको पढ़ देती हूँ। स्थानों के भाड़े पर दिए जाने तथा उनके भाड़े का विनियमन। समझ रहे हैं कि एकोमोडेशन को भाड़े पर दिया जाना, किसी भी मकान को आप कैसे भाड़े पर देंगे, रेंट में कैसे देंगे, तथा उनके भाड़े का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए भूस्वामियों के कतिपय प्रवर्गों के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों को शीघ्र विचारण के लिए और साधारणता
स्थानों से अभिधारियों की बेदखली का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए और उनसे संसक्त या अनुषंगिक अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। ठीक है, तो अभी हमको समझ में आ गया कि बनाया गया मतलब बेसिकली हमको इस एक्ट में ये देखने को मिलेगा कि टेनेंट कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, वो लैंडलॉर्ड कब कैसे अपना एकोमोडेशन रेंट पर दे सकते हैं, कितना रेंट लगा सकते हैं, कब उनको निकालने के लिए वो सूट फाइल कर सकते हैं, और उसमें टेनेंट को क्या क्या राइट्स दिए हैं, लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, हम सब यही पढ़ने वाले हैं। तो एक्ट ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी एक्ट है यदि हम देखें। और हम ये पूरा एक्ट पढ़ने वाले हैं केवल बैर एक्ट से। तो मैं बैर एक्ट रीड करूँगी और आप अपनी बैर एक्ट खोल के बैठ जाइए, और मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊँगी तो आपको सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करें चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी से। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये तो लगभग जितने भी एक्ट्स होते हैं सबके स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइटल उसका दिया होता है। शॉर्ट टाइटल मतलब एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ठीक है, द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ये इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड है। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में ये इसका विस्तार है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका देखिए इंपॉर्टेंट है। The act shall in first instance be in force in the areas specified in the first schedule। मतलब कि पहली बारी में, प्रथमता, सबसे पहले जब ये एक्ट लाया गया था, मतलब जब सबसे पहले ये इन्फोर्स हुआ था, तो पहली बारी में ये कहाँ पर लागू हुआ था? फर्स्ट शेड्यूल के एरियाज में। यह अधिनियम प्रथमता उन क्षेत्रों में प्रवर्त होगा जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है, इट शैल केम इन टू फोर्स इन अदर एरियाज। अदर एरियाज में कब वो फोर्स में आएगा? ऑफ द स्टेट ऑन सच डेट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एरियाज एंड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड देयर अपॉन द फर्स्ट शेड्यूल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली। क्या कह रहा है कि प्रथमता जब ये एक्ट लाया जाएगा तो कहाँ पे लागू होगा? केवल फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी प्लेसेस बताए गए हैं वहाँ पर लागू होगा। फिर उसके बाद कहाँ पर लागू होगा? स्टेट डेट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी वो डेट्स देगी और नोटिफिकेशन में डिफरेंट डेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एरियाज को अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ covering the provisions of this act into that area। समझ रहे हैं? and thereupon first schedule shall be deemed to have been amended accordingly। तो उसके बाद फिर जो फर्स्ट शेड्यूल होगा उसको अकॉर्डिंगली हम अमेंड करेंगे। हाँ, तो यह अधिनियम प्रथमतः उन क्षेत्रों में प्रवर्त होगा जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। जब पहले ये एक्ट लाया गया था तो प्रथमतः ये कहाँ पर होगा? प्रथम अनुसूची में जो भी क्षेत्र बताए गए हैं वहां पर ये प्रवर्त होगा। यह राज्य के अन्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा, मतलब ये एमपी के अन्य क्षेत्रों में कौन सी तारीख को प्रवर्त होगा? जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आया था? फर्स्ट शेड्यूल के स्टेट्स में। उसके बाद कहाँ पर होगा ये? जैसा राज्य सरकार नियत करेगी नोटिफिकेशन के द्वारा, वहां पर ही अलग अलग जगहों पर भी लागू होगा। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी, और जो जो भिन्न भिन्न तारीखें जो नियत करेंगे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शेड्यूल अमेंड कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, जो सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मतलब डीप में पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को ये डेफिनेशंस। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला तो आ गया कि ये एक्ट का नाम क्या होगा? द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश, और ये एक्ट सबसे पहले कहाँ पर इंस्टेंस आया था? फर्स्ट शेड्यूल में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डेट्स बताएंगी, और उस डेट्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स होंगे वो फर्स्ट शेड्यूल में क्या होंगे? अमेंड करते जाएंगे, और जहाँ जैसे जैसे अमेंडमेंट होता जाएगा तो वो स्टेट्स में भी ये एक्ट अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, अब हमारे सेकेंड सेक्शन में आप लोग अपनी बेयर एक्ट में देखिएगा। डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ठीक है, डेफिनेशन फर्स्ट है एकोमोडेशन की डेफिनेशन की। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन मतलब स्थान, कि कोई स्थान आप किराए में दे रहे हो तो स्थान के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो एकोमोडेशन पहला डेफिनेशन है एकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग वेदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल एंड इंक्लूड्स, मतलब इसको
ब्रॉड कर दिया, इंक्लूड्स लगा दिया, मतलब क्या इसकी डेफिनेशन वाइड कर दी है। पहला क्या बोल रहा है, एकोमोडेशन मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भाग, वेदर रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल, मतलब कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का कोई पार्ट है और उसको यदि आप रहने के लिए यूज़ कर रहे हो या किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसको स्थान कह रहे हैं। ठीक है, कि स्थान से अभिप्रेत है कोई भवन या किसी भवन का भाग, चाहे वह निवासिक हो या अनिवासिक। अनिवासिक मतलब पड़ा नहीं हुआ है उधर पे, आप बिजनेस कर रहे हो और उसके अंतर्गत आता है या आती है। उसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट, ठीक है, पहला तो रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, एनी लैंड विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मतलब शॉर्ट में, मतलब मैं इजी वे में बोलूँ तो नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो एकोमोडेशन है। समझ में आया, एनी लैंड विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मतलब जो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं इसको इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो कोई ऐसी भूमि जो कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में ना लाई जा रही, तो कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही मतलब कृषिक प्रयोजनों से अलग जो उपयोग में लाई जा रही है, तो मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को हम इंक्लूड कर रहे हैं एकोमोडेशन की डेफिनेशन में। ठीक है, सेकंड है गार्डन, कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही, मतलब कृषिक प्रयोजनों से अलग जो उपयोग में लाई जा रही है, तो मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को हम इंक्लूड कर रहे हैं एकोमोडेशन की डेफिनेशन में। ठीक है, सेकंड है गार्डन ग्राउंड्स, सेकेंड है गार्डन ग्राउंड्स गैरेजेस एंड आउट हाउसेस इफ एनी अपॉर्टनेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। कोई गार्डन है, घर के बाहर लोगों के गार्डन होते हैं, तो कोई गार्डन है, कोई ग्राउंड है, घर के अंदर कोई गैरेज है, आउट हाउस है, या कोई अपॉर्टनेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, या उपग्रह यदि कोई हो उससे अटैच, तो भवन, भवन के भाग, अनुलंघन, उद्यान, मैदान, गैराज तथा उपग्रह, ये सारे एकोमोडेशन के पार्ट हैं। थर्ड कह रहा है एनी फिटिंग्स अफिक्स्ड टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ, मतलब कि बिल्डिंग में जो भी बिल्डिंग्स में जो भी फिटिंग्स अटैच्ड हैं, फिटिंग्स अटैच्ड है मतलब क्या, कि कोई बिल्डिंग है तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें दरवाजे नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि उसमें खिड़कियां नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं कि उसमें कुंडी नहीं होगी, दरवाजे खिड़कियां कुंडी गेट पंखे शायद यदि हों, वैसे तो कई रेंट वाले मतलब कई लैंडलॉर्ड ऐसे ही दे देते हैं विदाउट एनी फैन, और वो यदि हैं तो वो भी एकोमोडेशन का पार्ट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई ऐसी फिटिंग जो ऐसे भवन या भवन के भाग के अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए उसमें लगाई गई हो, तो किसी भवन को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करने के लिए उसमें जो भी फिटिंग्स अटैच्ड की गई हैं वो भी एकोमोडेशन का पार्ट है। तो अब फिटिंग्स में जितने भी आपके घर में आप आजू बाजू यदि आपके हम कमरे में बैठे तो आप देखिए कि क्या क्या आपके कमरे में फिटिंग्स हैं, तो वो जितनी भी फिटिंग्स हैं, दरवाजे कुंडी खिड़कियाँ और क्या कह सकते हैं पंखे भी इंक्लूड कर लीजिए, लाइट वगैरह जो हो गई, जो भी फिटिंग्स जो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसके लिए लगाई गई हैं वो भी एकोमोडेशन का पार्ट है, नल है ना, वगैरह वगैरह। फोर्थ क्या है, any furniture supplied by the landlord for use in such building or part of a building। अब कह रहे हैं कि any furniture supplied by the landlord, जब क्या होता है कि इसमें आगे जब सेक्शन भी आएगी एक जहाँ पर रेंट डिसाइड कर रही है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना उसमें क्या है सप्लाई दे रहा है लैंडलॉर्ड कितना सप्लाई दे रहा है उस एकोमोडेशन में। तो एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड, तो मकान में यदि लैंडलॉर्ड कोई फर्नीचर सप्लाई कर रहा है, कई कई ऐसे मकान होते हैं बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर लैंडलॉर्ड क्या करते हैं फर्नीचर भी साथ में दे देते हैं, या उनके पास ज़्यादा फर्नीचर तो कि भैया तुम सोफ़ा ले लो, तुम बेड ले लो, तुम फिल्टर ले लो, या तुम ये सारी चीज़ें ले लो, तो जो भी लैंडलॉर्ड फर्नीचर सप्लाई कर रहा है वो भी एकोमोडेशन का पार्ट होगा। समझ रहे हैं, तो एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को यूज करने के लिए उसके किसी पार्ट को यूज करने के लिए जो फर्नीचर लैंडलॉर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो भी एकोमोडेशन का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार जैसे रिवाइज कर लें सेक्शन को यदि, तो पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी
रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा उसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एकोमोडेशन का पार्ट है, मतलब कोई भी यदि एग्रीकल्चरल लैंड है तो एकोमोडेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। गार्डन, ग्राउंड्स, गैरेजेस, आउट हाउसेज अपर्टेनेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। फिर कोई भी फिटिंग्स यदि उसमें अटैच है, दरवाजे, कुंडी, खिड़कियाँ, पंखे, वॉशरूम में नल वगैरह जो भी हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्डिंग का या एकोमोडेशन का पार्ट है। फोर्थ, एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय दी लैंडलॉर्ड और यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट्स ऑफ दी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ना पता कहाँ पर बनता है, इस डेफिनेशन से 2 पॉइंट से। पहला तो कि ये पूछता है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एकोमोडेशन का पार्ट है या एग्रीकल्चरल लैंड एकोमोडेशन का पार्ट है, तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एकोमोडेशन का पार्ट है। और दूसरा कि क्या फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड एकोमोडेशन की डेफिनेशन में आ रहा है, तो हाँ, फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड एकोमोडेशन की डेफिनेशन में आ रहा है। तो ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है।